चलो आगे देखो, अगला कौन सा बॉन्ड है? दूसरा देखो भैया, कोवैलेंट बॉन्ड। अगला लिखो बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। लिखो भैया कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा बताओ, कोवैलेंट बॉन्ड कहां बनेगा? बताओ। पहला पॉइंट लिखो इसमें, पहला पॉइंट लिखो, फॉर्म्ड। अच्छा पहले पहले ये लिखो कैसे बनता है, फिर किनके बीच बनता है। पहले लिखो कैसे बनता है, लिखो बताओ। लिखो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, लिखो बेटा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग, formed by equal sharing of electron, equal sharing of electron to complete its octet, to complete its octet। इसका मतलब समझ में आया? कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल साझेदारी से बनता है। जैसे बताओ, एटम ए है और एटम बी है, यदि एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो बताओ इक्वल शेयरिंग हुई ना, है ना? तो जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, कोई शेयरिंग करके करना क्या चाहता है? अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है ना? लेकिन एक बंदा ऐसा है जो अपना ऑक्टेट पूरा कर ही नहीं सकता। वो कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने यदि अपना डुप्लेट पूरा कर लिया तो वह स्टेबल हो जाता है, और बाकी लोग क्या क्या पूरा करते हैं? अपना ऑक्टेट। क्लियर है? तो जरा अगली दूसरी बार लिखो, दूसरा लिखो, कोवैलेंट बॉन्ड। लिखो बेटा कोवैलेंट बॉन्ड formed between non-metals, between non-metals, between non-metals और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल अथवा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल। क्लियर है? और उसी के आगे लिखो ब्रैकेट में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए 1.7 से कम। अच्छा, पोलर बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कितना था? 1.7 से ज्यादा। लिख लो बेटा। अगली लाइन लिखो, अगली लाइन लिखो, लिखो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन should have opposite spin, should have opposite spin। इसका मतलब समझ में आया? जैसे मान लीजिए एक एटम ए है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यदि ये क्लॉकवाइज है तो ये वाला कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इनके बीच में शेयरिंग होगी। जरा ये लाइन पढ़ो, क्या हमने लिखाया? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने कहा इसका भी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है और इसका भी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ किसी ऑर्बिटल में क्या दोनों क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? यदि एक क्लॉकवाइज का होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज का होगा, तो एक ऑर्बिटल में ये आराम से रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनमें एक की स्पिन कैसी होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। तो दूसरी कैसी होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। और इन दोनों में क्या हो जाएगी? म्यूचुअल शेयरिंग। अच्छा, यहां पर हमने एक शब्द लिखाया है, इक्वल शेयरिंग। यदि एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया तो एक ही इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखो, जैसे हमने कहा ए ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया,
बी ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड बन गया। हमने कहा ए ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बी ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो डबल बॉन्ड बन गया। यदि ए ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और बी ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड आर कितने टाइप का? 3 टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स आर 3 टाइप। तो अगली लाइन लिखो, लिखो बेटा, लिखो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑब्लिक इक्वल शेयरिंग। कभी कभी इक्वल की जगह म्यूचुअल आ जाता है तो ऑब्लिक करके लिखो इक्वल शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स आर 3 टाइप। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर 3 टाइप। पहला कौन सा? सिंगल बॉन्ड। दूसरा कौन सा? डबल बॉन्ड। तीसरा कौन सा? बता बेटा। ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा ऐसे लिखना, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया बेटा ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा सिंगल बॉन्ड के पास एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा और एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड के पास एक सिग्मा और बेटा 2 पाई होता है। इसको लिख लो। कोई पूछे बताओ सिंगल बॉन्ड के पास कितना सिग्मा? 1 सिग्मा। पाई 0, पाई 0। लिख लो बेटा। पढ़ा जाए आगे, ठीक है। अच्छा चलो कुछ एग्जाम्पल आप हमें लिख के दिखाओ। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया H2। चलो अच्छा H2 को हमें इक्वल शेयरिंग करके दिखाओ। अच्छा H2 कैसे बनेगा बताओ बेटा। हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या कर ली है? इक्वल शेयरिंग, है ना। तो ये बताओ क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? अच्छा इसके बाद आप हमें O2 बना के दिखाओ जरा। अच्छा बताओ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। दूसरे के भी कितने होंगे आउटर मोस्ट सेल में? 6, है ना बेटा। अच्छा बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2। इसके लिए 2। तो हमने कहा था जितने की कमी हो वो उतनी शादी कर लेगा। ये देखो तो ये कौन बन गया? O2 बन गया, है ना। अच्छा इसी बात पे आप N2 बना डालो, है ना। अच्छा नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ बेटा? 5, है ना। ये हमने 5 बना दिए। बताओ इसके पास 5 है तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास? 3। इसके पास तो ये क्या करेंगे? 3 शादी कर लेंगे। ये लो तो इनका भी ऑक्टेट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और इनके भी ऑक्टेट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है? तो ये बताओ ये कौन सा? सिंगल बॉन्ड। ये कौन सा? डबल बॉन्ड। और नीचे वाला कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा सिंगल बॉन्ड के पास क्या है? 1 सिग्मा, है ना। अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा है? ये कौन सा बॉन्ड है बताओ बेटा? ये है सिंगल बॉन्ड, है ना। और सिंगल बॉन्ड के पास क्या होता है? 1 सिग्मा, है ना। अच्छा बताओ ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? बताओ बेटा। डबल बॉन्ड। अच्छा डबल बॉन्ड के पास क्या होता है? 1 सिग्मा और 1 पाई। अच्छा ये बताओ कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अच्छा इसके पास क्या होता है? 1 सिग्मा और 2 पाई, है ना। ये कहानी समझ में आ गई? अच्छा इनको सिग्मा पाई याद कर लो क्योंकि आगे हाइब्रिडाइजेशन इसी के आधार पे पढ़ना है ना। तो लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, अब हमने ऊपर एक शब्द लिखा है इक्वल शेयरिंग। बताओ यहां इक्वल शेयरिंग लग रही कि नहीं? है ना। 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया, 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया तो इक्वल शेयरिंग हो गई। अच्छा यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने, तो ये हो गया
इक्वल शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन इनका एक इलेक्ट्रॉन इनका, दोनों से मिलकर एक बॉन्ड बन गया। क्लियर है? अच्छा ये कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड है ना कि 3 सिंगल बॉन्ड हैं। अपना दिमाग थोड़ा ना लगाना, कहें ना सर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है 3 सिंगल बॉन्ड है, तो ये मत बोलना ये कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा बताओ यदि तुम 3 सिंगल बॉन्ड कहोगे तो तुम सोचो क्या गलती करोगे? यदि 3 सिंगल कहोगे तो एक भी पाई नहीं है ना, तो खाली 3 सिग्मा होंगे यदि 3 सिंगल बॉन्ड बोलोगे। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा और 2 पाई। तो गलत है ना बोलना, ऐसे नहीं बोलना। चलो इसको लिख लो। अच्छा कुछ एग्जाम्पल हम आपको लिखा दें। नीचे लिखो सम एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नीचे लिखो सम एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ एग्जाम्पल हम कोवेलेंट बॉन्ड के आपको बता दें, है ना। अच्छा देखो पहला एग्जाम्पल लिखो बेटा P4। पहला एग्जाम्पल P4। अच्छा देखो P4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये देखो P P P और ये बेटा P, 4 ही तो P हैं। अच्छा बताओ फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बता ही डालो, 5। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। बताओ अच्छा इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। अच्छा बताओ फास्फोरस एक नॉन मेटल है ना, बताओ फास्फोरस नॉन मेटल है, ये भी फास्फोरस नॉन मेटल है। हमने आपको बताया था ना, हमने आपको बताया था मेटलॉइड के नीचे वाले मेटल और उसके उस तरफ वाले सारे नॉन मेटल, जब हमने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी तो ये बात बताई थी। अच्छा तो ये कौन है? नॉन मेटल। अब जरा देखो क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड ये बना लिया, एक बॉन्ड इसने ये बना लिया, है ना बेटा। अच्छा एक बॉन्ड इसने ये बना लिया और एक बॉन्ड इसने ये बना लिया। ठीक, क्लियर हुआ? अब जरा गिन के देखो क्या फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा हो गया? चेक करो, इसका चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, एक की कमी है, तो एक बॉन्ड ये बनता है और एक बॉन्ड ये बनता है। अब देखो, अब जरा फास्फोरस को चेक करो, सारे फास्फोरस को चेक करो, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया? जरा गिन लो, देखो इसके गिनो, 2 2 4 2 6 2 8, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये P4 का स्ट्रक्चर है। अच्छा P4 में पूछा जाए कि बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, बताओ सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताओ। सिग्मा बॉन्ड कहां होता है? देखो सारे बच्चे यहां आ जाओ, फिर से यहां आ जाओ, थोड़ा पलट के यहां आ जाओ। अच्छा देखो सिंगल बॉन्ड कहो चाहे सिग्मा बॉन्ड कहो एक ही बात, क्यों? क्योंकि सिंगल के पास एक ही सिग्मा होता है, लेकिन डबल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड नहीं बोल सकते हो क्योंकि सिग्मा के साथ पाई भी होता है। ट्रिपल बॉन्ड को आप सिग्मा बॉन्ड नहीं बोल सकते हो क्योंकि सिग्मा के साथ पाई भी होता है। क्लियर है? लेकिन आप सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड पूरी तरीके से बोल सकते हो। इतना समझ में आया? क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से समझो, अब सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा। इसका मतलब है बॉन्ड चाहे जो हो, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, सबके पास सिग्मा की संख्या कितनी होगी? 1। इसका मतलब है यदि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को एक दूसरे से आपस में अलग करना है तो किसके आधार पे अलग करोगे? सिग्मा का आधार के कि पाई? हमने कहा अच्छा ऐसा बॉन्ड बताओ जिसके पास पाई 0 है, सिंगल बॉन्ड। हमने कहा ऐसा बॉन्ड बताओ जिसके पास 1 पाई है, डबल बॉन्ड। हमने कहा ऐसा कोई बॉन्ड बताओ जिसके पास पाई 2 है, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन सिग्मा के आधार पे हम कभी नहीं डिवाइड कर सकते। अब यहां आ जाओ बेटा, अब यहां पे आओ, अब जरा ध्यान से देखो, हमने कहा कि P4 के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये जरा ध्यान से देखो, हम दूसरे पेन से आपको बता रहे हैं। बताओ ये भी तो एक सिंगल बॉन्ड है, ये भी एक सिंगल बॉन्ड है, ये भी एक सिंगल बॉन्ड है,
ये भी एक सिंगल बॉन्ड, और ये भी तो एक पूरा सिंगल बॉन्ड है, ये वाला पूरा, तो एक ये है ना, और ये भी तो एक पूरा सिंगल बॉन्ड है। ये भैया ये ना सोचना कि यहां से जुड़ गए, ये हम 3D नहीं दिखा पा रहे हैं, ये आपस में जुड़े नहीं होते हैं। तो बताओ कितने सिग्मा है? 6 सिग्मा। अच्छा बताओ लोन पेयर कितने हैं? बताओ। अच्छा लोन पेयर किसको बोलते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने से बच गए हों। बताओ कितने बॉन्ड बनाने से बच गए हैं? बताओ लोन पेयरों की संख्या कितनी है? 4, है ना। तो यहां लोन पेयर कितने हैं? 4। ये 4 नंबर का सवाल बन सकता है। अच्छा अब हमने कहा कि हम एग्जाम्पल कोवैलेंट बॉन्ड के पढ़ रहे हैं। अच्छा बताओ कोवैलेंट बॉन्ड किनके बीच में बनता है? किसके बीच में? नॉन मेटल। नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो ये बॉन्ड बताओ कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड बनता तो नॉन मेटल के बीच में है ना, और बनता कैसे है? इक्वल शेयरिंग से। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना लिया? एक बॉन्ड। क्लियर है? तो बताओ ये कैसे बना है? बताओ। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब तो सब जान जाओगे, है ना। अच्छा एक और बात समझ लो, देखो जो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके एक बॉन्ड बना लें, तो अब ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग नहीं रहे, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक ये अलग थे तो इनके इलेक्ट्रॉन थे और ये इनका इलेक्ट्रॉन था, जब इनके बीच में क्या हो गया? दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, तो ना ये इलेक्ट्रॉन इनका है और ना ये इलेक्ट्रॉन इनका है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके हैं या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके हैं। जैसे मान लो जैसे अभी तुम यहां के हो, जैसे लड़का कहीं का लड़की कहीं, तो वो अभी वो उनके घर का, वो उनके घर का, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो दोनों घर का। नहीं समझ रहे हो? हाँ, जब जरूरत तो इनका और जब जरूरत तो उनका। क्लियर है? इतना समझ में आ गया बेटा? ठीक है, आगे लिखो और कुछ एग्जांपल लिखा दे। अच्छा एक और लिखो लिखो S8। सल्फर भी तो नॉन मेटल है, लिखो S8। अच्छा S8 का जितने लोग स्ट्रक्चर बना पाए बनाए, S8 का बनाओ। क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता? क्राउन शेप्ड। बनाओ। अच्छा क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाओ। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और देखते कौन बनाता है, नहीं फिर हम बनाते हैं। यदि आता हो तो बनाओ, नहीं कोई बात नहीं है। पीछे बनाओ तुम लोग। बना? अच्छा चलो हम बना रहे हैं। बन गया होगा वैसे। देखो हम बना रहे हैं। देखो क्राउन बना दें बिल्कुल। अ, हम्म, देखो यहां क्या है? सल्फर। ऐसे देखो सल्फर, यहां क्या है? सल्फर, यहां क्या है? सल्फर, यहां क्या है? सल्फर, यहां बताओ बेटा सल्फर, यहां बताओ बेटा सल्फर,
यहां क्या है, सल्फर, और यहां बताओ बेटा क्या है, सल्फर, है ना। अच्छा बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। तो देखो दो ने बॉन्ड बना लिया, दो लोन पेयर हैं। देखो दो ने बॉन्ड बना लिया और इसके पास दो लोन पेयर, इसके पास देखो दो लोन पेयर और दो ने बॉन्ड बना लिए, ये सिंगल बॉन्ड है बेटा। चलो 6 लोन पेयर यहीं लिख दे। अच्छा आपको नहीं लग रहा है क्राउन है ना। ऐसे उठाओ, यहाँ खोपड़ी, यहाँ पे इसको रख दो, यहाँ समझ लो खोपड़ी है ना। हाँ एक क्राउन शेप नहीं लग रहा, तो लिख लो। अच्छा सारे सिग्मा और लोन पेयर अपने मन से लिखो, सारे सिग्मा और लोन पेयर। हाँ हाँ चलो लिख लो बेटा, लिखो, लिखो क्राउन शेप। क्या लिखोगे, क्राउन शेप। अच्छा बताओ, अच्छा इस बॉन्ड का नाम बताओ जरा कौन सा है, ये बॉन्ड कैसा है ना। ये कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड है। अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड आप कैसे समझे, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, सबके पास पीरियोडिक टेबल है, तो आप चेक कर लो। तो बताओ नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड कौन सा है, कोवैलेंट। अच्छा बताओ इक्वल शेयरिंग से बना कि नहीं, जरा ध्यान से देखो, बताओ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना कि नहीं, बताओ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना कि नहीं। बताओ एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इन्होंने ही तो शेयरिंग से बनाया है सिंगल बॉन्ड, क्लियर है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देख लो इसको, और इसको लिख लो, ये कैसा है, क्राउन शेप। अच्छा जिस मॉलिक्यूल के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं वो मॉलिक्यूल ही कहलाता है, ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है ना। जैसे कोई कहे कि बताओ एसेट कैसा मॉलिक्यूल है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल, क्यों, इसके हर सल्फर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोवैलेंट मॉलिक्यूल। अगला लिखो, सिग्मा और लोन पेयर अपने आप लिख लो बेटा। अच्छा बताओ सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताओ, 8। अच्छा पाई बॉन्ड की संख्या बताओ, 0। अच्छा लोन पेयर की संख्या बताओ, कितने हैं, 16। ठीक है, देखो 8 सल्फर हैं, सबके पास दो दो लोन पेयर हैं, तो कितने हो गए, 16। ये लो एक बढ़िया सवाल बन गया, क्लियर है। 14 है, 1 2। अच्छा इसमें हम बनाए नहीं हैं, मतलब हम बनाए नहीं है, तुम छोड़ भी दिए, खैर कोई बात नहीं। सबके पास कितने हैं, दो दो लोन पेयर बाकी हैं, क्लियर है। तो कितना हो गया, ये लिख लो। अगला लिखो, अगला लिखो AlCl3। अगला एग्जांपल लिखो, जैसे यहां तक हो गया बेटा,
अगला लिखो AlCl3। अगला एग्जाम्पल, आगे हम लोग चलते हैं। लिखो AlCl3। अच्छा, वैसे Al तो मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, हाँ ये ना। तो बताओ इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? तो हमने और करके एक बात लिखवाई थी क्या? हाँ, ये कैसा है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर है? तो अब जरा चलो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। अच्छा बताओ, अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, आप बताओ एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। अच्छा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, है ना। ये देखो हमने 7 इलेक्ट्रॉन इनके बना दिए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। किसी भी हालत में सेंट्रल मेटल का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, है ना। अब बताओ, ऑक्टेट पूरा करने के लिए अब ये इलेक्ट्रॉन अपना तो इनको दे नहीं देंगे, दे तो देते, दे तो देते, लेकिन ये डबल बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कभी एल्यूमिनियम को डबल बॉन्ड से लगा हुआ देखे हो क्या? नहीं। क्लियर है? तो यहां ऐसा पहले हम आपको बताते थे नहीं, जहां नॉन मेटल होता था कि ये हटाओ, यहां एक डबल बॉन्ड लगाओ, लेकिन ये तो मेटल है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ सकता नहीं। तो बताओ इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ 6 इलेक्ट्रॉन। और ये कैसा है? इनकंप्लीट ऑक्टेट, है ना। लेकिन सराउंडिंग मेटल, सराउंडिंग एलिमेंट का ऑक्टेट क्या है? पूरा। क्लियर है? तो यहीं पे आपको एक नई बात मिल गई। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ना। समझ में आ गया? यहां से एक नई बात और सीख गए, है ना। तो इसको लिखो इनकंप्लीट ऑक्टेट। तो यहां पे स्टार लगा के बात लिखो। इसके आगे लिखो, लिखो, नोट करके लिखो, लिखो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर पहले इसको अच्छे से बना लो, फिर उसके बाद यहीं से एक नई बात आप सीख गए। हाँ, लिखो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर्स आर, ARE, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स ACCE, है ना। एक्सेप्ट ना कर देना, हाँ एक्सेप्ट नहीं है, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर नोन एज लुईस एसिड, लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर नोन एज लुईस एसिड, है ना। इसी के नीचे दूसरा नोट का पॉइंट लिखो, लिखो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर नोन एज, या कॉल्ड, ऊपर कॉल्ड लिखो तो नीचे कॉल्ड लिख लो, एक ही तरह के बनाओ। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर नोन एज लुईस बेस, लुईस बेस, लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर नोन एज लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर नोन एज लुईस बेस। क्लियर है? अब आप बताओ, है ना। तो यहां पे बताओ AlCl3 बिहेव लाइक लुईस एसिड या लुईस बेस? लुईस एसिड, है ना। तो यहां पे लिखो, यहां पे क्या लिखोगे? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? एक्सेप्टर है कि नहीं, है ना। सो बताओ बिहेव लाइक या बिहेव एज लुईस एसिड।
ठीक है। अच्छा बताओ आज के, अच्छा एक आपको नहीं लग रहा है, हमने आपको एक बात लिखाई, इलेक्ट्रॉन पेयर जब भी एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करेगा, हमेशा जोड़े में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अच्छा बताओ इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन अभी हैं? 6। तो यदि एक लोन पेयर ये कहीं से मिल जाए तो ये एक्सेप्ट कर लें, है ना? तो इसका मतलब ये इनके पास एक्सेप्ट करने की क्षमता भी कितनी है? एक लोन पेयर, है ना? यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर की इलेक्ट्रॉन क्षमता एक्सेप्ट करने की है। सो बताओ AlCl3 बिहेव लाइक लुईस एसिड। क्लियर है ना? चलो अगला एग्जांपल लिखो बेटा, लिखो CCl4। CCl4 CCl4 हाँ ठीक है, CCl4। अच्छा CCl4 का नाम क्या है? पायरीन। नाम क्या है? पायरीन। अच्छा ये पायरीन क्या होता है? फायर, हाँ हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर। इसका मतलब क्या है? आग बुझाने में काम आता है इसका। ये जो सिलेंडर टंगे हैं ना, इसके अंदर क्या भरा है? पायरीन। CCl4 इन सिलेंडर्स के अंदर क्या भरा है? पायरीन। और देखो जैसे हम इसको क्या करेंगे, इसमें जो पाइप लगा है उसको ऐसे हम जब दबाएंगे तो उससे देखो व्हाइट व्हाइट पाउडर टाइप का निकलता है हाई प्रेशर पे, वो क्या है? पायरीन। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता? आग बुझाने वाला। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है? आग बुझाने वाला। लिख लो, नहीं समझ में आ रहा हो तो लिख लो कि पता लगा अंग्रेजी में फंस जाओ। हाँ तो समझते भी जाओ, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? आग बुझाने वाला, है ना? क्लियर है? लिख लो इसको। अब हमने कहा कि इसका स्ट्रक्चर बताओ। बनाओ बेटा, सारे बच्चे बनाओ। अच्छा बताओ, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ये हमने बना दिया। ये देखो हमने Cl बनाया, ये हमने ये बना लिया क्लोरीन, और एक क्लोरीन हमने यहां बना ली। अच्छा बताओ इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 4। अच्छा इनके पास कितनी कमी है? 1। तो ये देखो एक शादी कर लिए, इधर से एक शादी कर लिए, इधर से एक शादी कर लिए, इधर से एक शादी। अब आप देखो सबका ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं, चेक कर लो। कार्बन का ऑक्टेट देखो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8। क्लोरीन के पास देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। ऑक्टेट सबका पूरा। अच्छा बताओ, कार्बन एक नॉन मेटल है ना, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। अच्छा बताओ ये क्या है? नॉन मेटल। अच्छा ये क्या है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। बना लो बेटा, लिख लो। आगे लिखो बेटा। चलो अगला लिखो, लिखो प्रॉपर्टीज। अगली हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज। लिखो बेटा प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट लिखो, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 2 लिखो डायरेक्शनल, कोवैलेंट बॉन्ड इज कैसा होता है, डायरेक्शनल इन नेचर, लिखो डायरेक्शनल इन नेचर, है ना। अच्छा बताओ हमने आयनिक बॉन्ड को क्या लिखाया था, नॉन डायरेक्शनल, है ना। तो लिखो डायरेक्शनल इन नेचर, है ना। तीसरी बात लिखो, लिखो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, soluble in non-polar solvent, soluble in non-polar solvent, but some covalent compound, but some covalent compound like alcohol, comma amines, some compound like alcohol, comma amines are soluble in water, due to formation of intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding। अगला पॉइंट लिखो, बैड कंडक्टर of heat and electricity, except graphite, bad conductor of heat and electricity except graphite, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, लेकिन बाकी सब कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर, है ना। तो चलो एक बार कोवैलेंट बॉन्ड जरा पूरा देख लो। अब हम सीधे कहां आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। अब अगली हेडिंग डालो बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाना है, इसके अलावा बस इतना ही कोवैलेंट बॉन्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाना, सब सवाल इसी से आएगा, क्लियर है। अब अगला लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगली हेडिंग डालो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिखो पहला पॉइंट लिखो अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक दूसरा नाम होता है, कौन सा नाम, डेटिव बॉन्ड। आगे लिख लो डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक दूसरा नाम क्या है, डेटिव बॉन्ड। स्पेलिंग बोल दें, पहले हम लिख दें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी का दूसरा नाम क्या है, डेटिव बॉन्ड। अच्छा यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको दाता बंध पढ़े होंगे। डेटिव मीन्स क्या होता है, दाता, और बॉन्ड का हिंदी क्या होता है, बंध। तो क्या हो गया, दाता बंध। तो ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। अब पहला पॉइंट लिखो,
पहला बॉन्ड लिखो, लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by unequal sharing of electron, unequal sharing of electron, unequal sharing of electron, अनइक्वल के नीचे अंडरलाइन कर लो, ये अनइक्वल क्यों है। अब नीचे दूसरी लाइन लिखो, लिखो लिखो इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, लिखो इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन only one atom, लिखो only one atom share electron, share electron, share electron। कुछ समझ में आ रहा। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लिया जाए। देखो आपको बड़े तूफानी तूफानी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अच्छा बताओ ये क्या लिखा है, NH3। अच्छा ये देखो क्या लिखा है, BF3। इन दोनों की हो गई रिएक्शन, हो गई। अच्छा एक बात बताओ, पहले NH3 का इधर स्ट्रक्चर बनाए, BF3 का स्ट्रक्चर यहां बनाए, है ना। अब जरा ध्यान से देखो सारे बच्चे। अच्छा NH3 में क्या रखेंगे, नाइट्रोजन को सेंटर पे रखेंगे। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, और तीनों तरफ क्या लगा है, हाइड्रोजन। हो गया। अच्छा देखो आप बोरान इसके हम सेंटर पे रखे। अच्छा बताओ बोरान किस ग्रुप का मेंबर है, 3rd A। बेटा इसको याद रखना है, 3rd A। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। अच्छा तीनों तरफ क्या जुड़ा है, फ्लोरीन। वैसे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते, ला अच्छा पूरे बना ही दें, क्योंकि 7वें ग्रुप का है ना बेटा। अच्छा देखो, अच्छा देखो अब इन्होंने बॉन्ड बनाए 3, देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ यहां इनका ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, चेक करो। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा है, सब लोग चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यहां इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और इस वक्त इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, यदि किसी इंसान की मैक्सिमम आवश्यकता है अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना, लेकिन मान लो उसका 3 बॉन्ड बनाने से उसका काम पूरा हो जा रहा है। जैसे मान लो तुम्हें 10 रोटी की भूख है और तुम्हारा काम चल जा रहा है 8 रोटी खाने से, तो 2 रोटी तुम्हारे पास बच गई है ना। अब ये 2 रोटी यदि आप किसी को दे दो, दूसरे की भूख मिट जाए इससे, तो तुम्हारा कोई नुकसान हुआ क्या, नहीं। क्लियर है। वैसे ही देखो इसका ऑक्टेट इस समय देखो पूरा है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच गए हैं बॉन्ड बनाने से, और इनके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गए और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गए। तो ये क्या हो गया बताओ। अच्छा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या है, डोनर। और तो ये क्या है, बिहेव लाइक लुईस बेस। और ये क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये क्या हो गया, लुईस एसिड। हाँ ना। अब ये रिएक्शन देखो क्या होगी। तो इसका मतलब यहां क्या हो गया, ये हो गया NH3। अब यहां पे देखो इनके पास एक लोन पेयर दिख रहा है। अब इन्होंने क्या किया, BF3 को एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब देखो इनके ऊपर लोन पेयर नहीं है, जबकि यहां लोन पेयर था, है ना। अच्छा बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, बताओ बेटा,
इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा बताओ, ये अनइक्वल शेयरिंग हुई कि नहीं? एक ही में एटम ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये दाता और ये ग्राही, है ना? तो बताओ, ये अनइक्वल शेयरिंग हुई और ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जरा इसको बनाओ। अच्छा, किसी के मन में ये बात नहीं आनी चाहिए, जैसे अब तुम आगे क्या सोच सकते हो कि सर मान लो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। ये मन में बात आती है, लेकिन आज के बाद ना आए। ये तुम्हारी भूख 3 रोटी खाने से मिट गई है और 2 रोटी बची जा रही तो किसी को दे दो, उसका भला हो जाए। तो ये ना सोचना कि तुम्हारी भूख को काट के तो रोटी दी नहीं गई। तो कभी कोई बच्चा नहीं कहेगा कि इसका इनकम्प्लीट हो जाएगा, कभी नहीं बोलना आज के बाद। क्लियर है? जब जब ऐसे मेटल मिले और उनकी सारी बॉन्डिंग हो जाने के बाद उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे बचे कि वो दूसरों को दे दे, तो कभी मत बोलना कि उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, कभी नहीं बोलना। अच्छा, अब हम चाहेंगे बताओ ये बॉन्ड कैसा है? कोवेलेंट, क्योंकि ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, है ना? ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, तो ये कौन सा? कोऑर्डिनेट, कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा बताओ, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड और इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन के अंदर 2 टाइप के बॉन्ड हैं। इस कॉम्बिनेशन के अंदर 2 टाइप के बॉन्ड हैं। अच्छा, कौन से? 6 हैं कोवेलेंट बॉन्ड, है ना? अच्छा, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें। इसके अंदर बताओ कोवैलेंट बॉन्डों की संख्या 6, है ना? और बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्डों की संख्या कितनी है? 1। देखो सवाल के ऊपर सवाल। अच्छा, वो ये गिन लेना, 1 2 3 4 5 6, और इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके किसके बीच में है? नाइट्रोजन और बोरान के बीच में। ये देखो यहां दिखाया है, नाइट्रोजन और ये बोरान। अच्छा बताओ, ये कौन सा बॉन्ड है? ये भैया कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं है, या इसको हमने सिर्फ दिखाया है कि पता लगे इसको भी एक बॉन्ड गिन लो, है ना? हो गया? चलो आगे लिखो, लिख लो। और मतलब इसको इस चीज को समझ गए हो ना कि यहां और बताना पड़ेगा? बताना तो नहीं पड़ेगा, ला नहीं तो इसको और हम ऐसे पिक्चर क्लियर कर दें, ऐसे। ये लो, अब ये देखो, समझ में आया? ये लो, ऐसे बना लो, थोड़ी पिक्चर इसकी और क्लियर कर लो। अरसलान बताओ। अच्छा अरसलान, तुम इनको बताओ, बताओ। कुछ ना है समझ, पूछ जरूर लेना। हाँ, चलो अच्छा आगे देखो। ये कहानी सबको समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए? रिकॉर्डिंग बंद कर देते उस समय, है कि नहीं भाई? अब एडिटिंग कौन करवाए, समझ रहे हो? चलो आगे देखो, अगला लिखो, अगला लिखो, अगला एक और बनाओ। हाँ, चलो हमने आपको बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल 2 पहले ही पढ़ा दिए थे, आगे बढ़ा जाए? अच्छा अब देखो, अगला एग्जाम्पल हमने लिया NH4+ का। इसका नाम क्या है? अमोनियम आयन। देखो बेटा, NH3 लिखा है तो ये अमोनिया, और NH4+ लिखा है तो ये अमोनियम आयन। मिलते जुलते नामों से परेशान ना होना।
पढ़ा जाए। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। अच्छा देखो, एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने, ध्यान से देखो, बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, है ना। और यदि हम मान ले कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, चला गया, तो इसके पास कितने बचे? 4 बचे ना। तो हमने एक बॉन्ड ऐसे बनाया, एक बॉन्ड ऐसे बनाया, और एक बॉन्ड ऐसे बनाया, एक बॉन्ड ऐसे बनाया, और इसके ऊपर लिख दिया प्लस। क्लियर है? तो ये लुईस के हिसाब से सही है। किसके हिसाब से सही है? लुईस के हिसाब से, है ना। कभी कभी आपको बोलेगा कि बताओ इसमें मोस्ट प्रिफर्ड स्ट्रक्चर कौन है ना, वहां ये भी एग्जांपल में देगा। लेकिन इसका दूसरा स्ट्रक्चर ये होता है, ये हम आप सबको बना चुके हैं, ठीक है। कैसे बनवाए थे कि नहीं बनवाए थे? देखो, हमने कहा था, मान लो, देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सबके पास एक एक, है ना। हमने, अब जरा ध्यान से देखो, इसमें और इसमें अंतर क्या है। जैसे ये प्लस, हमेशा प्लस का लेन देन कहां से होता है? सेंट्रल मेटल से। या तो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल के पास एक बढ़ जाएगा, या तो एक घट जाएगा। लेकिन हमने आपको सिखाया था, प्लस हो तो उसे सेंट्रल मेटल पे मानना, और माइनस हो तो सराउंडिंग पे मानना, ये सिखाया था। अब सुनो, यदि हम इसके टोटल इलेक्ट्रॉन में से, बताओ इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 नाइट्रोजन के और प्लस 4 किसके? हाइड्रोजन के। टोटल हुए 11, और एक प्लस का मतलब एक माइनस कर दो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम के पास कितने हैं? 10। क्लियर है? अब इसके भी पास 10 हैं और इसके पास भी 10 हैं, लेकिन समझो ये और ये स्ट्रक्चर में अंतर क्या है। अब ऐसा मानो, ऐसा लो, वो ध्यान से समझना, कि 4 हाइड्रोजन में से कोई एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। ऐसे समझो ना, 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो, जैसे अमोनियम आयन में क्या है, बताओ क्या है? एक नाइट्रोजन है ना बेटा, और 4 हाइड्रोजन है। और अमोनियम आयन के, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ बेटा? 5। और हर हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, है ना। लेकिन कोई एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये वाला जो प्लस लगा है, यानी इन 10 इलेक्ट्रॉन, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन जो चला गया है ना, वो मान लो इससे चला गया वो इलेक्ट्रॉन। समझ में आई कहानी? अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। अब देखो बॉन्ड बनाओ, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, है ना। अब इनके पास देखो, बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? तो जो इलेक्ट्रॉन बच गए ये इनकी भूख के अलावा है, रोटियां 2, और इनके पास एक भी रोटी नहीं है। तो अब ये इनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से इनको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो आप जरा ध्यान से समझो, ये स्ट्रक्चर सही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर ज्यादा सही है। तो जैसे पूछा जाए ऑप्शन में ये भी हो और ऑप्शन में ये भी हो, पूछा जाए मोस्ट प्रेफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन, तो कौन होगा? ये। तो इसके नीचे लिख लेना, मोस्ट प्रेफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। बनाना दोनों ही, ये ऐसा नहीं कि ये गलत नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू लुईस है। जो लुईस और कोसेल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उनके हिसाब से है, लेकिन मोस्ट प्रेफर्ड स्ट्रक्चर ये है। वहां हमने आप बनवा के क्रॉस लगवा दिया था, कि इसलिए क्रॉस लगवा दिया था जैसे बार बार दिमाग आपका उस पर मत जाए, जब भी जाए इस पे जाए। तो दोनों स्ट्रक्चर सही हैं, लेकिन इस मोस्ट प्रेफर्ड या मोस्ट करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? ये वाला। अब देखो, आज हमने आपको 1 टिक और 2 टिक लगवाए हैं कि मान लो दोनों ऑप्शन में आ जाए तो कौन सा सही करके आओगे। अच्छा बताओ, अब हमने पूछा, बताओ इस मॉलिक्यूल के अंदर, बताओ बेटा, कोवैलेंट बॉन्डों की संख्या बताओ। वेरी गुड, कितने हैं?
3। अच्छा बताओ बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्डों की संख्या बताओ 1। इसका मतलब अमोनियम आयन वो है जिसके अंदर 3 कोवेलेंट हैं और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग बनाओ हाइड्रोनियम आयन का। अगला बनाओ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, इसके पास बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताओ। 3 हाइड्रोजन के है ना, देखो हाइड्रोजन के कितने हैं 3, और प्लस ऑक्सीजन का कितना है बताओ बेटा, कितने हैं 8। अरे भैया टोटल इलेक्ट्रॉन गिनना है ना, तो 9 हो गए, 9 हो गए। अरे इसके कितने इलेक्ट्रॉन गिनोगे 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 9। हाँ, तो पता लगे ऐसा काम ना किया करो प्रभु। अच्छा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं टोटल बताओ। अरे तुम लोग कहां हो, देखो देखो तुम लोग, हमने कहा इन दोनों के पास टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ। तो एक हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन भी एक होता, वैलेंस भी एक के होता है, लेकिन ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 होते हैं और टोटल 8 होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। समझ में आया। देखो हाइड्रोजन से फंस गए थे तुम मामला, है ना। अच्छा बताओ, इनके कितने 3 इलेक्ट्रॉन और इनके कितने 8। 8 3 11 और 1 माइनस, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इस सिस्टम में 10। कितने इलेक्ट्रॉन 10। आप जरा ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर बनाओ। पहला स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ऑक्सीजन को सेंटर पे रखा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, हमने सजा दिया। अच्छा एक यहां हमने प्लस लगा दिया। अच्छा बताओ प्लस हमने यहां क्यों लगा दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। और 3 हमने हाइड्रोजन ऐसे लगा दिए। और ये स्ट्रक्चर बन गया। ये हाइड्रोजन चाहे यहां प्लस लगाओ चाहे यहां लगाओ, एक ही बात है। क्लियर है। अच्छा देखो यहां इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। छठा इलेक्ट्रॉन हमने नहीं लिखा क्योंकि ये प्लस यहीं से एक इलेक्ट्रॉन छठा चला गया। अरे भाई इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हम अब लिखा देखने में तो 5 ही आ रहे हैं, तो ये प्लस ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर बनाओ। एक दूसरा स्ट्रक्चर हमने आपको ये बनवाया था। अब ऐसा समझो कि यहां 3 हाइड्रोजन हैं, 3 में से 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा हाइड्रोजन ऐसा है जिसके पास एक भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखो क्या होगा, ये हमने इलेक्ट्रॉन सजा दिए, सजा दिए। अब जरा ध्यान से समझो, अब यहां हम पूरे 6 के 6 सजाएंगे। क्लियर है। यहां हमने 5 सजाए थे। 5 क्यों, क्योंकि ये प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन हमने सेंट्रल एटम से निकाला था। अब हम एक इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम से निकालने जा रहे हैं, हाइड्रोजन से। अब जरा ध्यान से देखो, और यहां हमने लगा दिया प्लस। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, इससे, और ये वाला प्लस इलेक्ट्रॉन कहां से निकला था, इससे। अंतर समझ में आ रहा। अब जरा ध्यान से देखो, अब इधर एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड ये बना लिया।
अब इनके पास अपनी भूख के बाद कितने लोन पेयर बचे? 2, एक लोन पेयर दे दिया इनको, है ना? तो ये करेक्ट है और ये मोस्ट करेक्ट है। अब आपसे कोई पूछे बताओ अमोनिया हाइड्रोनियम, इसका नाम भी लिख लो, इसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। अच्छा बताओ बताओ, कोवैलेंट बॉन्ड बता दो बेटा कितने हैं? 2, वेरी गुड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताओ कितने हैं? 1। बढ़िया समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़े। तो यहां तक सबका हो गया। अच्छा बताओ ये प्लस ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? यहां से। और ये प्लस ये इलेक्ट्रॉन हमने कहां से निकाल दिया? किसी हाइड्रोजन से। और ये देखो मोस्ट प्रिफर्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर है? दोनों पे लगाना, इस पे एक टिक और उस पे डबल टिक। आगे बढ़ो। सारे लोग H2SO4 का स्ट्रक्चर जरा बनाओ। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ। आज हम लोग थोड़ा सा कम करेक्ट और मोस्ट करेक्ट दोनों स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि आज हम दो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना? अच्छा एक बात बताओ, सल्फर को सेंटर पे रखोगे, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आजकल हैं? 6। और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, है ना बेटा? और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, बनाया। अब देखो कितने ऑक्सीजन अपने पास बचे? 2। अच्छा बताओ इनके पास कितने लोन पेयर बचे? 2 सल्फर के पास, एक इधर दे दो। इनके पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और 2 इलेक्ट्रॉन इनसे मिल गए तो इनके पास कितने हो गए? 8। और इधर आप दे दो तो अब इनके 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास चले आए तो ये क्या हो गया? 6 से 8। एक तो स्ट्रक्चर ये है, जबकि ये मोस्ट करेक्ट नहीं है। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि इसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं। क्लियर है? अब इसी का मोस्ट करेक्ट स्ट्रक्चर बनाओ। देखो तो ये क्या है? करेक्ट। और ये क्या है? मोस्ट करेक्ट। लेकिन आपसे यदि कहा जाए H2SO4 के अंदर क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, तो आप कहोगे हां, इसको दिखाने के लिए ही तो हमने बनाया है इसको। आज तुम 2 सबके स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे आपको समझ में आए कि ये भी होता है और ये भी होता है, लेकिन जब दोनों हो तो कौन होता है? तो सिर्फ ये होता है। लेकिन कोई कहे H2SO4 के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है क्या, तो आप कहोगे हां। कहेगा कितने? कहोगे 2, है ना? तो इनको बनाते चलो सब। अब तुम प्रॉपर्टीज लिख लो। और अभी तक हमने आपको कितने बॉन्ड पढ़ाए हैं? 3। अब हम ऐसा एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं जिसमें तीनों बॉन्ड होंगे, है ना? तीनों होंगे। लेकिन आपको मन की निगाहों से देखना, तब देख पाओगे उसके अंदर कि इसके अंदर तीनों बॉन्ड हैं, है ना? चलो ये लगा लेना, टिक लगा लेना। कोई पूछो ये कह दो कम सही है ज्यादा सही, है ना? ये 1 टिक और ये डबल टिक। जैसे मान लो दोनों आपके आ जाए ऑप्शन में, बोले मोस्ट प्रिफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 तो वो, लेकिन पूछा जाए
कि क्या H2SO4 के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, तो आप कहोगे हाँ। समझ में आ रहा? तो चलो आगे लिखो। लिखो प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट हम आपसे पूछें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है कि नॉन डायरेक्शनल, तो क्या जवाब होगा? डायरेक्शनल, क्योंकि पता है कि एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरे लेगा, तो ये डायरेक्शनल हुआ। अच्छा, आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल क्यों नहीं था? क्योंकि देखो जो प्लस चार्ज था वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट था, माइनस चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट था, तो कहीं से भी अट्रैक्शन हो सकता है, तो ये नॉन डायरेक्शनल था। लेकिन कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो था डायरेक्शनल, है ना? तो लिखो पहला पॉइंट, प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट लिखो। लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड। So these compounds, exhibit, लिख ही देते हैं, exhibit isomerism। आइसोमेरिज्म, एक्सहिबिट का मतलब क्या होता है? हा? दिखाता, शो करता है, पाया जाता है ना? तो क्या ये ऐसे कंपाउंड क्या शो करते हैं, इनमें क्या होता है? आइसोमेरिज्म। क्लियर है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो। लिखो दीज आर यूजुअली, लिखो दीज आर यूजुअली दीज आर यूजुअली कैसे होते हैं बताओ? सॉल्युबल की इनसॉल्युबल? लिखो, लिखो दीज आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। These are usually insoluble in water but soluble in इनको थोड़ा दूर रखना, फिर लिखना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनऑर्गेनिक ना कर देना, यहां इन अलग है, ऑर्गेनिक अलग है, यानी ये किसके अंदर सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। अगला पॉइंट लिखो, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगला पॉइंट लिखो, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लिखो द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड, ऑफ दीज कंपाउंड्स आर, ARE, the melting point and boiling point of these compounds are higher than covalent compound, higher than covalent compound but lesser than ionic compound, but lesser than ionic compound। अच्छा, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोवैलेंट से ज्यादा होता है लेकिन आयनिक से कम होता है। फिर से बोल दे रहा हूं, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स आर हायर देन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड एंड लोअर देन आयनिक कंपाउंड, एंड लोअर देन आयनिक कंपाउंड। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ा जाए? चलो अब नीचे लिखो, लिखो नोट, लिखो नोट, नोट, और नोट को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, बार बार यही पूछा जाता है, यही एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। लिखो नोट में, लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ द कंपाउंड, नोट में लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ द कंपाउंड इन विच
in which all three type, लिखो all three type bonds are present, bonds are present, that is देखो हम जब that is बोला करें ना तो ये होता है that is। अब ये पूरा ना लिखा करो that is, ऐसे लिखा करो that is। किताबों में लिखा नहीं होता है, किताबों में जब लिखा होता तो हम इसको पार कर जाते हैं, सोचते हैं कुछ लिखा ही नहीं है, यहां पढ़ रहे होते यहां जंप लगा फिर आगे आ जाते हैं जो नहीं समझ आता उसको छोड़ देते हैं। अरे जो भी लिखा होता सबका मीनिंग होता है, अब तो गूगल बाबा देख ही लिया करो। ठीक है, क्या लिखा, लिखो दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड कॉमा, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड कॉमा आयनिक बॉन्ड कॉमा डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम आपको ऐसे मॉलिक्यूल पढ़ाने जा रहे हैं जिनके अंदर तीनों बॉन्ड पाए जाएंगे और आपको देखना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल लिखो सारे बच्चे, लिखो CuSO4, पहला एग्जाम्पल लिखो CuSO4। इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड तीनों हैं। अच्छा बताओ आयनिक बॉन्ड कहां बनता है, आयनों के बीच में। आयनिक बॉन्ड कहां बनता है, आयनों के बीच में। हमने आपको पढ़ाया नहीं था सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस के बीच में बॉन्ड नहीं बना था, हाँ है ना। देखो मेरी बात को समझो, ये हमने आपको एग्जांपल पढ़ाया था कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, इसको पढ़ाए थे। अच्छा बताओ जैसे ही इन दोनों के बीच में एक रियल बॉन्ड बन गया वैसे इसका प्लस और इसका माइनस खत्म हो जाएगा। क्लियर है, ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था। अच्छा इस मॉलिक्यूल को आप दो भागों में तोड़ लो तो यहां से टूटेगा ना, टूटेगा Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस। तो बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड कहां पाया जाता है, दो आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड। क्लियर, पक्का हो गया बात, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, अब हम लोग अब इसमें SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ सारे बच्चे, SO4 का बताओ। ये हमारा हो गया Cu प्लस प्लस और ये हमारा हो गया SO4 माइनस माइनस। अब SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ सारे बच्चे, सल्फर। अच्छा बताओ हमने कहा था जितने माइनस चार्ज हो वो हमेशा सराउंडिंग एटम पे बांट देना, तो इसका नाम हमने रखा था लड्डू। बताओ लड्डू कितने, दो, लेने वाले कितने, चार, सराउंडिंग एटम चार है ना। अच्छा इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ बेटा, 6। हमने कहा था जिनको लड्डू मिलेगा उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना और जिनको लड्डू ना मिले उनको डबल बॉन्ड से जोड़ देना, हाँ है ना। लेकिन अब यहां जरा ध्यान से देखो, दो ऑक्सीजन ऐसे ऐसे लगाएंगे ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब जरा ध्यान से देखो, क्या आपको अभी नहीं पढ़ाया है कि जो कम करेक्ट वाला स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर नहीं बन सकता, हाँ है ना। क्लियर है। अच्छा तो बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट, ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट या डेटिव। तो बताओ CuSO4 के अंदर तीनों टाइप के बॉन्ड हैं या नहीं,
क्लियर हुआ? अरे आपसे पूछा जाए मोस्ट प्रिफर्ड स्ट्रक्चर, तो वो ये नहीं है, ये है कौन सा? ये मोस्ट प्रिफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ SO4 माइनस का है, माइनस माइनस का। लेकिन हमें इससे तो मतलब नहीं, हमें तो बॉन्ड सारे देखने हैं, है ना? तो आप बना लो ये। बताओ इसके अंदर सारे बॉन्ड पाए गए कि नहीं, ऐसे वहां आपसे पूछेगा, तो आपको सोचना होगा कहां पाए जाएंगे। बना लो बेटा। चलो आगे बढ़ा जाए। अब जरा ध्यान से देखो, अगला एग्जाम्पल हम लिखवा रहे हैं और आप हमें बना के दिखाओ। लिखो NH4Cl, और हमें चेक करवाना कहां कहां है। NH4Cl, बताओ। ये देखो तीनों टाइप बॉन्ड देख लिए, आयनिक देख लिए, है ना, कोऑर्डिनेट देख लिए, कोवेलेंट देख लिए। ऐसे बहुत आजकल ट्रेंड में सवाल है, पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें तीनों बॉन्ड पाए जाते हैं। अब हमने अगला एग्जाम्पल लिया बेटा, NH4Cl। NH4Cl, अच्छा बताओ। अच्छा ये तोड़ना जानते हो ना? हाँ। अच्छा वैसे इसको नहीं तोड़ दोगे, ये दो भागों में टूटेगा कैसे? NH4 प्लस और Cl माइनस। बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? आयनिक बॉन्ड, है ना? अच्छा बताओ, अब NH4 प्लस का स्ट्रक्चर हमने आपको अभी बनवाया, है ना? बना दो अच्छा, लेकिन हमारी तसल्ली के लिए इसको एक बार बना दो बेटा। हाँ, ये स्ट्रक्चर हमने आज ही आपको बनवाया है। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। बढ़िया है सवाल, बनाते रहो ऐसे। हल्के फुल्के सवाल नहीं आएंगे, इस टाइप के सवाल आएंगे। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब चलो कॉम्प्लेक्स का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। लिखो, पहले ये बना लो, अगला लिखो। लिखो K4, ये लिखना। अच्छा ये सबका बन गया है ना? अच्छा बताओ तो इसके अंदर कितने टाइप के बॉन्ड हैं बताओ, अच्छा लिस्ट बना लो। बताओ, आयनिक बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मतलब तीनों टाइप के बॉन्ड है, इसके अंदर भी तीनों टाइप के बॉन्ड है ना? चलो ये देखो, ये सब टाइप के बॉन्ड इसके अंदर पाए जाएंगे। अगला एग्जाम्पल आगे बढ़ा जाए, पक्का। अब जरा ध्यान से देखो, K4FeCN6।
अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मेरी बात को समझो। देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका नाम होता है सेंट्रल मेटल। इसका नाम क्या होता है? सेंट्रल मेटल। और इनका नाम होता है लीगेंड्स। और ये जो नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ लीगेंड्स। और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, इसको क्या बोलेंगे? कोई एक नाम बताओ। आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन इसका नाम होता है। क्या नाम होता है? काउंटर आयन। तो लिख लो इसको, इसको लिखो, आयोनाइजेशन स्फीयर, या इसी का दूसरा कौन सा नाम है? काउंटर आयन। अच्छा, इस पूरे का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट स्फीयर। कोऑर्डिनेट स्फीयर, या इसी का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स स्फीयर। कभी कोई बच्चा गलती से इसको कोऑर्डिनेशन नंबर ना बोलना, ये नंबर ऑफ लीगेंड्स होते हैं, है ना। वो अलग बात है कि जो मोनोडेंटेट लीगेंट होते हैं उनका जो नंबर होता है वही उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। काशिफ, बीच में तुम कहाँ थे? तबीयत खराब थे? थोड़ा बहुत? कहाँ थे? घर गए थे? तो ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा कर लेना जो छूट गया है ना, इनको पूरा करवा देना। हैं? पढ़ रहे थे? अच्छा अच्छा, नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि गैप ज्यादा ना हो तो चीजें कंटिन्यूएशन में समझ में आती हैं, है ना। चलो आगे देखो। हाँ, अब इसके अंदर हमको तीनों टाइप के बॉन्ड दिखा दो तो मजा आ जाए। क्लियर है? अच्छा, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये देखो। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले K4 FeCN होल 6 को तोड़ दो। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, हमेशा आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच से टूटता है ये मॉलिक्यूल। कहां से टूटेगा? आयोनाइजेशन स्फीयर से कोऑर्डिनेशन टूटता है। तो कैसे टूटेगा बताओ? ये कितने हैं? 4 K प्लस और प्लस ये क्या बचा? FeCN होल 6। अच्छा, एक बात बताओ, यदि ये 4 प्लस का है तो इसके ऊपर 4 माइनस नहीं होगा? तभी तो प्लस माइनस इक्वल टू 0 होगा। हर मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहना चाहता है, तो ये जितना प्लस में टूटा है दूसरा वाला भाग उतने ही माइनस में टूटेगा। बताओ, एक पोटेशियम पे +1 का चार्ज, तो ऐसे कैसे कितने पोटेशियम है? 4। तो प्लस का चार्ज कितना हुआ? 4। तो जो टूटा हुआ हिस्सा उस पे कितना रख दें कि टोटल प्लस माइनस 0 हो जाए? -4। बिकॉज हर मॉलिक्यूल क्या चाहता है कि हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहें। क्लियर है? अब सोचो, बताओ, इनके और इनके बीच में, दो आयन के बीच में कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। देखो, ये प्लस का चार्ज और ये माइनस का चार्ज, तो इस वाले स्फीयर और इस वाले स्फीयर के बीच में कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड, है ना। अब चलते हैं कौन सा? कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट देखने, है ना। अब इस वाले टुकड़े, अच्छा इधर तो कोई बॉन्डे नहीं होगा, तो बस इस वाले टुकड़े को उठाते हैं हम लोग। पहले इतना सबको बना लिए। अच्छा बताओ, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहां से टूटता है? आयोनाइजेशन स्फीयर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच से ब्रेक कर देते हैं। बस टूटने का यही एक जगह है।
क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं टूटता है, ये आयन फर्दर नहीं टूटेगा, जितना टूटना था बस यहीं से टूट गया। आगे बढ़े, देखो इतना सबका बन गया, बनाओ, बना लो। अब चलते हैं इसको बनाते हैं, इसको देखो, ये FeCN होल 6 और ये -4, यही तो बना। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जानते हो कैसा बनता है हमेशा। ये कौन सा है बताओ, ये क्या है, इसका नाम क्या होता है, सेंट्रल मेटल। अच्छा ये बताओ क्या है, लिगेंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ऐसी कहानी है जहां राजा गरीब होता है और प्रजा अमीर होती है, समझ रहे हो। हाँ, अब सुनो बेटा, सेंट्रल एटम ये राजा है, लेकिन अमीर यहां प्रजा है, लिगेंड्स। तो हमेशा लिगेंड्स सेंट्रल मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है। क्या हमने बोला, ये कौन सा बॉन्ड है बताओ बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ, बताओ अच्छा एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है दूसरी तरफ, 2। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन कर रहा, सेंट्रल मेटल, बिहेव लाइक लुईस एसिड। अच्छा बताओ, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, बिहेव लाइक लुईस बेस। ले 4 नंबर तो यही सवाल हो गया। in complex compound central metal behave like Lewis acid and ligands behave like Lewis base। देखो कहने को ये सेंट्रल मेटल है, मुखिया है, ये राजा है ये इस कॉम्प्लेक्स के, लेकिन गरीब है। और प्रजा कौन है, लिगेंड्स, ये इनको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है, देखो अमीर है प्रजा। क्लियर है। तो अब ये बनेगा कैसे, अब जरा ध्यान से देखो, ये हुआ आयरन, क्लियर है। अच्छा बताओ कितने कितने CN इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 6। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, देखो 6 निशान बन गए, 1 2 3 6। अब आप जानते हो C और N ट्रिपल बॉन्ड से बनता है, C और N ऐसे नहीं बनता है, CN। और इस पूरे के ऊपर क्या लगा देना आप, -4। अब आपको दिखने लगा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो बताओ K4 FeCN होल 6 के अंदर तीनों टाइप के बॉन्ड हैं कि नहीं, आयनिक है, कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट है। और आयनिक बॉन्ड कोई रियल बॉन्ड नहीं होता, वो एक इमेजिनरी अट्रैक्शन है बिटवीन अपोजिट आयन। क्लियर है। तो आयनिक बॉन्ड वो होता है जो शादी के पहले होता है, और शादी के बाद कोवैलेंट बॉन्ड। शादी के पहले क्या, मान लो 2 लोग अट्रैक्शन में तो हैं, लेकिन समझ रहे हो ना, एक है अट्रैक्शन में सधे हुए हैं, समझ रहे हो ना, ये इनके सहारे ये इनके सहारे, ये आयनिक बॉन्ड है। क्लियर है। क्योंकि ये कोई रियल बॉन्ड, अभी शादी हो जाए तो रियल बॉन्ड बन जाए, तो बिना शादी के एक दूसरे के रिएक्शन के मतलब कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। वो एक इमेजिनरी बॉन्ड होता है।
बना लो बेटा। अच्छा एक और बना लो, लास्ट में एक एग्जांपल लिख लो, लास्ट में एक एग्जांपल और लिख लो। लिखो, एक एग्जांपल लास्ट में लिख लो। लिखो CuNH3 होल 4 SO4। अब आपको लग नहीं रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? बना लो। अच्छा बताओ, इसके और इसके बना ही दे, इसको तोड़ दो, यहां से तोड़ो। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, तोड़ो। अच्छा बताओ, सबसे पहले बताओ, SO4 टूटेगा तो कितना माइनस चार्ज ले जाएगा? 2। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा प्लस का? CuNH3 होल 4, इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस का 2। बताओ इस और इस आयन, यानी इस और इस आयन के बीच में कौन सा आयनिक बॉन्ड है ना? अब आप इसको बना लो या इसको बना लो, आपको कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट बॉन्ड भी दिख जाएगा। इसको बना लो, चाहे इसको बना लो, जिसको बना लो। इसके अंदर तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा ही चुके, कोवैलेंट भी दिखा चुके, आप इसके अंदर भी बना लो। अच्छा बताओ, यहां कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से Cu इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा? 4, क्योंकि देखो यहां प्रजा कितनी है? 4, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा, जुड़ेगा। गला अच्छा बना ही दें, तुम लोग इतनी तकलीफ का है झेलो, बना ही देते हम, है ना? हम जिस दिन ये सोच लेते हैं तुम होशियार हो, वही दिन हमको धोखा हो जाता है ना? हाँ, अब इसको बनाए हम, क्लियर है? बढ़ा जाए, लो बना ही देते हैं। देखो देखो क्या है, CuNH3 होल 4 और इसके ऊपर चार्ज कितना है? प्लस का 2। अब इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। देखो ये राजा है, ये प्रजा है ना? Cu बताओ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको पैसा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 4, क्योंकि 4 ही तो है लिगेंड। और ये देखो N, और आप नहीं लग रहे, ये देखो H3, यही तो है NH3, NH3 NH3। और इस पूरे के ऊपर कौन सा निशान लगा देना? प्लस का 2। अच्छा बताओ, बताओ ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा ये बताओ कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड। अब तो बना लोगे? हाँ, तो चलो इतने एग्जाम्पल बहुत हुए, अब हम कुछ सवाल देते हैं, तुम बनाओ। लिखो, पहले इसको बना लो फिर सवाल हम देते हैं। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड? अरे 2। ये देखो भैया सवाल है, ये देखो। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट इन SO2? अरे 2। हाँ ठीक है। अच्छा बताओ, द कंपाउंड कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड H2SO4? हाँ। O3? हाँ। SO3? हाँ, है ना? चलो अच्छा और भी बनवा देते हैं, चलो ये हो गया। अच्छा ये एग्जाम्पल खत्म, मिक्स वाले। अब जरा ध्यान से देखो, अगला एग्जाम्पल देखो, लेकिन अब वहां से एक लाइन खींच देना, अब ये मिक्स वाला नहीं है ना? वो वाला काम खत्म, एक लाइन खींच दो ऐसे, वो एग्जाम्पल खत्म है, कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल करा देते हैं। अच्छा देखो, जैसे O3, ये क्या है? ओजोन। अच्छा बताओ ओजोन कहां पाई जाती है? देखो सबसे पहले कौन है?
सबसे पहले कौन है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर। जैसे हम जमीन से जब ऐसे ऊपर जाते हैं आसमान की तरफ, तो बताओ जमीन से लेके 20 किलोमीटर तक कौन होता है? फिर उसके बाद, और यही ओजोन पाई जाती है, यही ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर में, धरती से 40 किलोमीटर ऊपर क्या पाई जाएगी? स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर में क्या पाई जाती है? ओजोन की मोटी सी लेयर। वो जितनी लेयर मोटी होती है तो ऊपर से हार्मफुल रेडिएशन हम तक पहुंच नहीं पाते हैं, और यदि वो हल्की हो गई तो हार्मफुल रेडिएशन आ तो जाते हैं फिर जाते नहीं हैं। तो यहां क्या क्रिएट करेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की मेन गैस CO2 है ना? चलो अच्छा, यहीं पे आ जाओ जहां थे हम लोग। तुम लोग इतने अच्छे हो जाओ कि हम केमिस्ट्री कूद जाए बॉटनी, बॉटनी से जूलॉजी, जूलॉजी से फिजिक्स में, समझ रहे हो? तो मजा आ जाए तैयारी का, तब तुमको लगेगा ये तैयारी है। अच्छा, हमारा कुछ कमजोर नहीं है, ये ना समझना कि हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तुमको फिजिक्स आती नहीं। पहले हम फिजिक्स के मास्टर थे, नहीं समझ रहे हो? जब हम यहाँ बच्चों से कहते हैं कि फिजिक्स में तो बहुत भयंकर जुगाड़ है, तो तुम्हें बिलीव नहीं होता है। हम तुमको किसी में प्रदर्शन दिखाएंगे तो तुमको लगेगा फिजिक्स तो बहुत आसान होती है। क्लियर है? तो लेकिन हम क्या करते हैं, तो सुनो, हम कुछ फिजिक्स का, चलो आगे जरा ध्यान से देखो। इतना बात वो एडिट काट दिया, समझ रहे हो? अब सुनो, होता क्या, यहाँ नए टीचर को कोई स्टेब्लिश होने देना नहीं चाहता है, समझ रहे हो? हाँ, चलो आगे जरा ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें एक को सेंटर पे रख लो, और तुमको बताएंगे, कभी फिजिक्स बताएंगे, तुमको लगेगा अच्छा इतना आसान होता है। अब जरा ध्यान से देखो। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इनके 6 इलेक्ट्रॉन, दो शादियां ये कर लें, इनके भी 8, इनके भी 8, है ना? अब देखो, इनके इनके पास 6 है, इनका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इनके पास पूरा होने के बाद भी क्या है, दो इनके पास लोन पेयर खाली हैं। तो आपको नहीं लग रहा है यदि एक लोन पेयर ही अपना दे दें इनको तो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा? तो आपको नहीं लगता ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया? और ये कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड। चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, सब कोवैलेंट बॉन्ड तो हैं। बना लो इसको। अच्छा, एक सवाल लिखो इसी बात पे, एक सवाल लिखो इसी बात पे, लिखो। सवाल बोले, लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, which of which of the following molecule has covalent bond as well as covalent bond as well as ionic bond, covalent bond as well as ionic bond, है ना? पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 NaCl, NaCl, पहला ऑप्शन NaCl, दूसरा NaOH, तीसरा H2O, चौथा HCl।
चलो अब बनाओ, लिखो भैया। अच्छा बताओ किसके अंदर आयनिक और कोवेलेंट दोनों है। अच्छा देखो इसके अंदर बताओ कौन सा है, सिर्फ आयनिक। क्यों, क्यों क्यों आयनिक? देखो आप इसको एसिम तो तोड़ोगे, Na प्लस और प्लस Cl माइनस, तो इनके बीच में सिर्फ कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। अच्छा इसको तोड़ो, ये किसमें टूटेगा, Na प्लस और प्लस OH माइनस। आपको नहीं लग रहा इनके इनके बीच में कौन सा है, आयनिक बॉन्ड, है ना। और जरा ध्यान से देखो, और बहुत ध्यान से देखो, O और H, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा देखो H2O, ये देखो इसके अंदर दोनों क्या है, कोवैलेंट। अच्छा HCl कौन सा, आयनिक, है ना। कैसे, H प्लस और Cl माइनस दोनों के बीच हो गया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड। अच्छा अब तो ये वाला दिमाग चलने लगा है ना कि कैसे बॉन्ड हम खोजेंगे। एक सवाल अभी पढ़ लो, पढ़ाएंगे इसको इनऑर्गेनिक में जहां बनाना बॉन्डिंग होती है, P2S6, है ना। लिखो सवाल लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा इस सवाल को पहले लगा लो, लिखो लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर 1 P2H6, P2H6। ऑप्शन नंबर 2 C2H6, C2H6। पहला हमने B2H6 बोला है और दूसरा हमने बोला C2H6, B2 और C2, है ना। तीसरा लिखो PH3, PH3, PH3। और चौथा आप लिख लो लास्ट में, कौन सा लिखवा दें, है नन। चलो अच्छा ये लिख लो SiH4, SiH4। इनमें से बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस मॉलिक्यूल है, बताओ बताओ बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से। जानते हो क्या है, ये बड़ा खास एग्जाम्पल है। देखो इसका नाम है डाइबोरेन, डाइबोरेन। एक बार बोरेन, दो बार बोरेन, डाइबोरेन। नहीं समझ रहे हो, तो इसका नाम क्या है, डाइबोरेन। देखो होता क्या है, BH3 हमेशा अपने डाइमेरिक फॉर्म में स्टेबल होती है, डाइमेरिक फॉर्म। तो डाइमेरिक फॉर्म इसका क्या है, B2H6। तो BH3 एग्जिस्ट इन इट्स डाइमेरिक फॉर्म, तो वो क्या हो जाता है, B2H6। तो B2H6 BH3 ही तो है। अरे B2H6 क्या है, BH3 ही तो है ना। या आप, अब ये इसका डाइमर हो गया, तो अब देखो यहां बनाया बोरान, बोरान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 3 लगा दिया हाइड्रोजन। तो आपको नहीं लग रहा है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ कि नहीं, हाँ ना, क्लियर है। तो बाकी सब में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, सब बनाओगे सब में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, क्लियर है। ये कहानी सबको समझ में आ गई, क्लियर है। अब अगला एग्जांपल देखो जरा। अच्छा समय हो गया, समय बहुत बलवान होता है बेटा। अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो इसी बात पे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो ही गया है।
अगली एक हेडिंग डालो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हेडिंग डालो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये कौन सी हेडिंग पड़ेगी? देखो चौथी हेडिंग पड़ेगी। पहली हेडिंग आयनिक बॉन्ड, दूसरी हेडिंग कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरी हेडिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथी हेडिंग हाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता आकर्षण, है ना? अच्छा, किसका आकर्षण? दो डाइपोल आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा देखो, H और Cl, आपको नहीं लग रहा जब ये टूटेगा तो ये प्लस क्यू होता है और ये माइनस क्यू, और डाइपोल में क्या होता है? एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो HCl एक डाइपोल की तरह काम कर रहा है कि नहीं? और दूसरा देख लो HCl, ये मान लो प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये भी तो एक डाइपोल है। अब आप जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो सारे बच्चे, देखो। अच्छा, ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल। अब इस डाइपोल का माइनस और इस डाइपोल का प्लस आमने सामने, तो इनमें भी होगा अट्रैक्शन। तो इसी का नाम क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। समझ में आ रहा? देखो, एक ये डाइपोल है, एक ये डाइपोल है। अब इस डाइपोल का माइनस वाला और इस डाइपोल का प्लस वाला आपस में अट्रैक्ट हो गए, तो इसी का नाम क्या हो गया? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। शादी तो एक की होती है और रिश्तेदार पूरा घर होता है, नहीं समझ रहे हो? वैसे अट्रैक्ट तो यही हुए, ये तो रिश्तेदार हो गए। जब पूरा डाइपोल है तो अट्रैक्ट हो रहा, लेकिन देखा जाए तो अट्रैक्ट ये हुए थे, लेकिन ये घर वाले हैं, अब ये भी रिश्तेदार हो गए इनके। क्लियर है? तो ये कहानी समझ में आ गई? बस एक लाइन लिख लो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, खत्म। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। लिखो लिखो नीचे एक लाइन लिखो, लिखो लिखो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन present between एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, देखो ये होता है एल्डिहाइड, ये होता है एल्डिहाइड, और ये होता है कीटोन, है ना? अच्छा एक बात बताओ, अब ध्यान से देखो, अब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो तब समझ में आएगा, है ना? अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन यदि इसके पास चले जाए तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो आपको नहीं लग रहा ये डाइपोल बन गया? और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाए तो ये पार्शियल चार्ज निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? एक डाइपोल बन गया, है ना? अब आपको नहीं लग रहा है ये इसके साथ अट्रैक्ट होगा या ये इसके साथ अट्रैक्ट होगा, या जरूरी नहीं आपस में अट्रैक्ट हो, ये किसी और से अट्रैक्ट होगा। जैसे ये एक डाइपोल है, कोई एक दूसरा और डाइपोल हो, फिर उस डाइपोल और इस डाइपोल में इंटरेक्शन हो, तो क्या होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कोई आपसे पूछे एल्डिहाइड के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, तो सबसे पहले ये देख लो कि एल्डिहाइड के अंदर डाइपोल बन रहा कि नहीं, तो बताओ डाइपोल बन रहा कि नहीं, तो इसका मतलब इंटरेक्शन होगा। कोई पूछे कीटोन के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, तो आप सबसे पहले देखो कि वो डाइपोल बनाता है कि नहीं। ये देखो डाइपोल बनाते हैं। डाई का मतलब होता है दो, और पोल का मतलब किनारे, जिसमें दो किनारे हो और दोनों अपोजिट चार्ज वाले हो। तो एक किनारा ऑक्सीजन वाला निगेटिव है और दूसरा किनारा क्या है? कार्बन वाला पॉजिटिव। तो ये बिहेव लाइक अ डाइपोल, ये क्या है? एक डाइपोल। ये भी क्या है? एक डाइपोल। अब इनके सामने के कोई दूसरा डाइपोल रख दो तो ये उससे इंटरेक्ट करेंगे, अट्रैक्शन में आएंगे, है ना? तो इस तरीके से तुम्हारा क्या खत्म हो गया? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना? अगली क्लास में हम आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाएंगे।
अच्छा, कोई किसी तरीके के बॉन्ड में प्रॉब्लम तो नहीं है?